केमिकल इक्वेशन लिखने का जो एक एक रूल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। दो दोस्त कंबाइन हो गए और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो पहले ये यहाँ, अब देखो अदला बदली हो गई। जैसे ये दोनों के केमिकल रिएक्शन को, मतलब दोनों की स्पीड को बढ़ा दिया और सामने खड़े थे शेड देख रहे हैं। अच्छा, मतलब ये थर्ड चैप्टर आप लोग को डिफिकल्ट लगता है, कोई टेंशन नहीं, चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके बाद ना आप बताओ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। एंड दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा इस वीडियो को हम इस तरह से बनाएंगे कम से कम टाइम के अंदर कि गाइस ये देख के आपका पूरा काम हो जाएगा। बट अगर किसी को ऐसा है कि सर मुझे हर पार्ट बहुत डिटेल में देखना है, तो मेरे बहुत सारे वीडियो पिछले कई सालों से हैं, आप जाके देख सकते हो। बट गाइस एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इतना इनफ है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। एंड गाइस इस वीडियो पे टारगेट लाइन मैं रखता हूं ओनली 500 एंड साथ में गाइस 200 कमेंट का कि आपको अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, जिससे आप लोगों की मांग, आपका रिएक्शन, देन आपके प्रदीप सर का एक्शन। एंड गाइस स्वागत है आप सभी का सेमेस्टर के टॉपर इस सीरीज में। तो चलो स्टार्ट करते बिना देरी के। एंड गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी हमारा क्रैश कोर्स भी लॉन्च होने वाला, दंगल 3.0, जो बहुत ज्यादा फेमस है गाइस। सो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, सबसे पहली बात तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है गाइस। देखो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। When two or more reactant chemically react with each other to form a new product, and this whole process we called as a chemical reaction. इसके बाद गाइस केमिकल इक्वेशंस की बात करें, बहुत सिंपल है। अगर मैं फिर से मेरा मार्क पेन कहां चला गया, हाँ पेन इधर है। क्या है देखो, एकदम एक लाइन वाइज द रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन with the help of chemical formulae, with the help of chemical formulae। केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन किससे रिप्रेजेंटेशन करना है, ये केमिकल फॉर्मूले से, और ये जो तैयार हुआ इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशंस। ओके, अब गाइस कुछ आपको रूल्स पता रहना चाहिए केमिकल इक्वेशन लिखने का, जो एक एक रूल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखना रहता है एंड प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखना रहता है। ओके पहला। देन इसके बाद गाइस एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, रिएक्शंस का डायरेक्शन कौन इंडिकेट करता है, एरो। इसके बाद गाइस देखो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसको किससे लिंक किया जाता है, प्लस साइन से। जैसे देखो यहाँ दो प्रोडक्ट बना हुआ है, तो दोनों प्रोडक्ट को किससे लिंक किया गया, प्लस साइन से। तो सिंपल सी बात है गाइस, द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर टू और मोर, दे आर लिंक्ड विद प्लस साइन इन बिटवीन देम। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसको किससे लिंक किया जाता है, प्लस साइन से। ओके, इसके बाद गाइस अगला, अगर मान लो जो हमारा रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो अगर गैसेस फॉर्म में फॉर्म हुआ, लिक्विड फॉर्म में हुआ, सॉलिड फॉर्म में हुआ, तो हम उसको किससे इंडिकेट करते हैं, साइन GLS। गैसेस को G से, लिक्विड को L से, सॉलिड को S से। बट आपके मन में ये होगा, नहीं सर मेरे को ना सर सॉलिड पसंद ही नहीं है सर, मेरे को लिक्विड पसंद, मेरे को गैसेस पसंद ही नहीं है गाइस। तो जिसको सॉलिड पसंद नहीं है तो गाइस ये वाला पॉइंटिंग डाउनवर्ड इस तरह का साइन दिखाया जाता है। पर जिसको ऐसा है कि सर मेरे को गैसेस लिखना पसंद ही नहीं है, तो भाई उसको एरो पॉइंटिंग अपवर्ड साइड इस तरह से एरो दिखाया जाता है। इन केस गाइस हमने अपने रिएक्शन के अंदर हीट यूज किया हुआ है, तो ये डेल्टा साइन अबो दी एरो के ऊपर इंडिकेट किया जाता है। इन केस गाइस हमने अपने रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर कुछ एक्स्ट्रा दिया है, प्रेशर कुछ एक्स्ट्रा दिया, कैटलिस्ट यूज किया हुआ है, तो ये गाइस एरो के ऊपर अबो दी एरो या बिलो दी एरो हम लोग क्या करते हैं, वो उसका इंडिकेशन देते हैं। तो गाइस ये पूरा का पूरा एकदम आराम से बता दिया मैंने। इसके बाद गाइस बैलेंसिंग है केमिकल इक्वेशन, बहुत सिंपल है गाइस। नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड सेम एज नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। मतलब रिएक्टेंट के साइड, रिएक्टेंट मतलब जो हम यूज कर रहे हैं, रिएक्टेंट के साइड जितने एटम है उतने ही एटम प्रोडक्ट के साइड रहने चाहिए। जैसे एग्जांपल हम यहां देख लेते हैं, एक मैं बता देता हूं, जैसे सोडियम देखो रिएक्टेंट के साइड 1 है, इधर क्या है 2 है, तो गाइस ये अनबैलेंस हो गया। तो कहने का मतलब इक्वेशन ही वैसे अनबैलेंस है, क्योंकि दोनों साइड क्या चीजें होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसके अंदर कमेंट बॉक्स में मुझे और बताओ कि कौन सा सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या तो आपको सल्फर, कौन सा आपको अनबैलेंस दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे दिखना चाहिए। वैसा तो दिखाई दे रहा है, नंबर देख के आप डायरेक्ट बता सकते हो। अब चलते गाइस अगला, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही काम में छिपा हुआ है। देखो भाई दो दोस्त कंबाइन हो गए, मतलब कहने का मतलब when two or more reactant combine in a reaction to form a single product। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर जब सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो प्रोडक्ट सिंगल बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये कॉम्बिनेशन। इसके बाद गाइस डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हो जाना, स्प्लिट हो जाना, दिखाई दे रहा है। एक रिएक्टेंट से
दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं किससे? सिंगल रिएक्शन से। यहां क्या हो रहा था? 2 से 1 बना और यहां 1 से 2 बन रहा है, स्प्लिट हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसको बोला डिकम्पोज होना। अगला गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तेरा वाला मेरा, मेरा वाला तेरा, मतलब क्या होगा गाइस? डिस्प्लेस होगा। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय द अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ O1 आयन। मतलब सिंपल से एक लाइन में बताऊं, ये बस याद रखो, लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ये काम हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा। लेस रिएक्टिव एलिमेंट इट इज डिस्प्लेस बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट। देखो गाइस, ये यहां था, ये तो इसका जगह डिस्प्लेस हो गया। जैसे मैं यहां एग्जांपल लेना चाहूं, बताना चाहूं, तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। सो गाइस इसके पास ये आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा FeSO4 और साथ में हमारा CO। हो गया, खत्म। लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसने डिस्प्लेस कर दिया? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो पहले ये यहां, अब देखो अदला बदली हो गई, अदला बदली हो गई दोनों की। द रिएक्शन इन विच आयन इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रिसिपिटेट, एक दूसरे, तेरा वाला मेरा, मेरा वाला तेरा, एक्सचेंज कर लेंगे और एक्सचेंज करके जो प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, और ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको क्या बोलेंगे हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला गाइस, एंडोथर्मिक रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है एंडो, एंड थर्मिक मतलब हीट, एंड हीट का एंड होना। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, एंड कर दिया भाई, खा पी के मस्त हो गया। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, इस रिएक्शन को क्या बोले? एंडोथर्मिक। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा है, तो भाई ये प्रोडक्ट के साइड देखने का, अगर यहाँ हीट दिख रहा है, अगर हीट यहाँ नहीं दिख रहा है, एंड हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया ना, यहाँ नहीं है ना, हीट कहाँ है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि गाइस जैसे रिएक्शन हुआ हीट एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए इस साइड हीट दिख नहीं रहा है। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इवॉल्व होना, बाहर निकलना। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, ओके, हीट बाहर निकल रहा है। अब देखो प्रोडक्ट के साइड आपको हीट दिखाई देगा, दिखाई दिया? अगर हीट दिखाई दे रहा है तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। गाइस टोटल 5 चीजें, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी, एकदम सिंपल सिंपल लाइन बताऊंगा मैं आपको, जिससे आपको पढ़ने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। चलो भाई, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। देखो गाइस सिंपल सी बात है, किसी का नेचर कैसा होता है, किसी का नेचर कैसा होता है, किसी को घुलने में टाइम लगता है। उसी तरह से गाइस जब हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो जो चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं उसका नेचर भी मैटर करता है। जैसे एग्जांपल यहां ले लो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और द एल्यूमिनियम विद देखो एल्यूमिनियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वही जिंक के साथ अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करूंगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्लोरिक के साथ करूंगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, बट जिंक का हाइड्रोक्लोरिक के साथ करूंगा तो रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हाइयर देन दैट ऑफ जिंक, मतलब जिंक का जो होगा रिएक्शन इसके साथ स्लो होगा, वही एल्यूमिनियम का करूं तो क्या होगा? फास्ट होगा। इसीलिए गाइस रिएक्टेंट का नेचर कैसा है वो भी मैटर करता है। जैसे एल्यूमिनियम का नेचर भाई फटाक से चिपक जाने का, मतलब फटाक से रिएक्ट होने का, रिएक्शन फटाक से परफॉर्म करने का, पर जिंक का नेचर कैसा है? स्लो 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 स्लो। ओके, सो गाइस अब साइज ऑफ पार्टिकल, भाई ये तो आप देख के भी फोटो बता सकते हो गाइस, बहुत सिंपल सा। देखो गाइस यहाँ 1 kg है, यहाँ 10 kg है, तो किसका रिएक्शन फास्ट होगा? हीट में दोनों को इक्वल ही दे रहा हूं, हीट में दोनों को इक्वल ही दे रहा हूं, तो अगर यहाँ साइज कम है तो यहाँ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। तो बहुत सिंपल सी लाइन, बहुत स्मॉलर द साइज ऑफ द पार्टिकल हाइयर द रेट ऑफ रिएक्शन, साइज छोटा है तो रिएक्शन फास्ट होगा। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। गाइस आप सभी को पता है कि डाइल्यूट एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है वो फास्ट रिएक्ट करता है कंपेयर टू डाइल्यूट एसिड। इससे रिलेटेड मेरी स्टोरी भी है, बट गाइस इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखना है, इसमें मैं यहाँ स्टोरी कुछ बता नहीं रहा हूँ, बाकी सब डिटेल वीडियो में जब आप लाइव में आएंगे ना तो बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किससे ज्यादा रिएक्ट फास्ट करता है? डाइल्यूट एसिड के कंपेरिजन में। इसीलिए गाइस आपको पता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी मैटर करता है। समझ में आ रहा है? अगला चलते हैं, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। फिर से देखो, अब देखो मास सेम है 1 kg 1 kg, पर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रिएक्शन भी क्या होगा? फास्ट होगा। सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन उतना तेज बढ़ेगा जितना आप टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे। अब कैटलिस्ट क्या करता है गाइस पता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है विदाउट पार्टिसिपेट किए हुए, विदाउट उस रिएक्शन में पार्ट लिए बिना। मतलब जैसे ये दोनों के केमिकल रिएक्शन को, मतलब दोनों की स्पीड को बढ़ा दिया
पर सामने खड़े को शो देख रहे हैं। तो उसी तरह से गाइस कभी कभी केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर हमें रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है तो हम एक अदर एलिमेंट उसके अंदर डाल देते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे कैडमियम का रॉड भी होता है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस यूज किए जाते हैं, तो हम लोग उसमें एक एलिमेंट डाल देते हैं, पर वो एलिमेंट उस रिएक्शन में उनका कोई रोल नहीं होता, बस वो रोल इतना ही होता है कि वो रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। उनके साथ कोई रिएक्शन वहां होता नहीं है, जैसे ये दोनों के झगड़े बढ़ा दिया पर खड़े होकर शो देख रहा है, ये मार थोड़ी खा रहा है, पर कभी कभार ये भी मार खा जाता है, हाँ, बट यहाँ अलग है। सो गाइस, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज है जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है विदाउट पार्टिसिपेट किए बिना, विदाउट रिएक्ट किए बिना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। अब गाइस ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नाम से ही काम छुपा हुआ, ऑक्सीडेशन द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन और लूज इट्स हाइड्रोजन। जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर, सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात हम कर रहे हैं, जिस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट या तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, या तो दोनों में से एक होगा तो भी चले, या तो हाइड्रोजन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, या तो हाइड्रोजन लूज कर रहा है, इसको हम बोले ऑक्सीडेशन। जस्ट उल्टा कर लो, रिडक्शन में क्या होगा, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन या तो लूज इट्स ऑक्सीजन। ओके, या तो हाइड्रोजन गेन करना या तो ऑक्सीजन लूज करना, उसको बोलेंगे रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन गेन या तो हाइड्रोजन लूज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जस्ट उल्टा, हाइड्रोजन गेन या तो ऑक्सीजन लूज। समझ में आया? तो गाइस कभी कभार ये पहचानने के लिए भी आता है। तो देखो गाइस सिंपल सी बात, यहाँ ऑक्सीजन साथ में है, गेन हो गया ऑक्सीडेशन, यहां भी ऑक्सीजन साथ में आ गया, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहां साथ में देखो, यहां देखो, पहले हाइड्रोजन साथ में था पर अलग हो गया, अलग हो गया भाई, अलग हो गया, मतलब इसने अपने हाइड्रोजन को लूज कर दिया। अगर हाइड्रोजन को लूज कर रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ 3 तीन हाइड्रोजन है, बट यहाँ 2 ही दिखाई दे रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन को लूज कर दिया, हाइड्रोजन को लूज कर दिया, फिर भी गाइस क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। तो ऐसे में कभी कभी आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है। अब गाइस रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हमें दोनों दिखाई दे रहा है, वो हमारे लिए क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब कोरोजन की बात करें भाई, कोरोजन तो बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है, वैसे 9th चैप्टर के अंदर आप जाके देखोगे, इसमें बोल रहा हूं इसके आगे के सभी चैप्टर भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए, बहुत मस्त। एक बार देखोगे ना भाई 9th चैप्टर में, बहुत मजा आ जाएगा, बहुत सिंपल लगेगा। सो गाइस कोरोजन, अगर सिंपल सी बात है, कोरोजन का केमिकल फॉर्मूला एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, Fe2O3.H2O। ओके, एंड गाइस इसको मैंने वैसे डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, पर थोड़ा सा यहाँ बता देना चाहता हूँ जिससे आपको थोड़ी बहुत, क्योंकि ये एकदम आराम से चीजों को एग्जाम्स देने के लिए इतना दिमाग में फिट हो जाए। देखो इस जो फेरस है Fe अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है एनोड पे, जो Fe2+ बन जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जब जो चीजें जो लूज करता है उसके और प्लस का साइन होता है, ये आपको पता है। फिर गाइस ये Fe2 माइग्रेट होके किसके साथ रिएक्ट होता है, वाटर के साथ, एंड इस समय भी ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को और लूज कर देता है, और 1 इलेक्ट्रॉन को और लूज करता है, तो ये क्या बन जाता है, Fe3+। अगेन ये Fe3+ किसके साथ रिएक्ट होता है, वाटर के साथ, एंड वाटर के साथ रिएक्ट होके ये किसका फॉर्मूला बनाता है, कोरोजन का फॉर्मूला बनाता है गाइस। इससे रिलेटेड कभी कभार एग्जाम में आप देखोगे ना, टेक्स्ट बुक के पूछे एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस आता है गाइस, समझ में आ रहा है, वो आता है। तो बस अगर इतनी चीजें आपने दिमाग फिट कर लिया, और देखो गाइस केमिकल रिएक्शंस को ना बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना रहता है। मैंने बताया Fe2+ क्यों लिखा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, फिर अगेन माइग्रेट हो गए, किससे रिएक्ट हुआ, वाटर के साथ, एंड उस समय भी उसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इसलिए Fe3+ हो गया। अगेन Fe3+ किसके साथ रिएक्ट हुआ, वाटर के साथ, एंड वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद ये कोरोजन तैयार हो गया, और एक कोरोजन का ये फॉर्मूला। ओके, एंड गाइस लास्ट में रेंसिडिटी, बहुत सिंपल। रेंसिडिटी का मतलब ये होता है गाइस कि देखो, अगर आपको, नहीं भाई इसका टेस्ट मत जानना, बहुत डेंजर होता है। अगर गाइस कोई भी ऐसा फूड है जिसके अंदर ऑयल है, ओके, घी डाला हुआ है, और उसको हमने लॉन्ग टाइम तक रख दिया है, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। लॉन्ग टाइम तक रखने के कारण, जो फ्राई फूड होते हैं लॉन्ग टाइम तक रखने के कारण वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने के कारण इट बिकम रेंसिड, उसके अंदर एक एसिड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण उसका स्मेल चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? और ये जो उसके अंदर जो ऑक्सीडाइज होने के बाद रेंसिड जनरेट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्सीडाइज हो गया, अलग तरह का स्मेल आने लगा, एसिड जनरेट हो गया, वो रेंसिडिटी हो गया। और इससे बचाने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। आप बहुत बार देखोगे टाइट कंटेनर में भी रखा जाता है,
जैसे आप गुलाब जामुन देख लो, बहुत सारे डीमार्ट में चले जाओ, ये जगह कंटेनर इतने दिनों से रखा रहता है, वही गुलाब जामुन निकाल के कंटेनर में रख के अपने घर पे रख दो, 2 दिनों के अंदर आपको उसकी औकात समझ में आ जाएगी कैसा है, इसलिए उसको टाइट कंटेनर के अंदर रखा जाता है। समझ में आ, देखो यहाँ कैसा हाल हो गया है, समझा। सो गाइस वैसे ये जल्दी ही आप लोगों को ऐप पे बहुत सारी चीजें आने वाली है, और हमने यहाँ सेमेस्टर का टॉपर सीरीज लॉन्च करके रखा है गाइस, इसका फायदा उठाओ। मैं बोल रहा हूँ आगे के सभी चैप्टर भी बस नाम लिखो, नाम लिख के गिरी ट्यूटोरियल लिखो, एकदम शॉर्ट ट्रिक में चीजें इतनी बेहतरीन तरीके से समझा दी जाएगी ना कि आप सोचोगे भी नहीं, बोलोगे भाई 4-4 घंटा लगता था फिर भी नहीं होता था, यहाँ सर ने एक झटके में करवा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।